तनोतना सदाशिवम। हम हिंदुओं की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो है हमारी उदारता। भारतीय समाज को ब्राह्मणों ने बार बार उबारा, संभाला, उनका मार्गदर्शन किया, पीढ़ियों को विश्वगुरु बनाने के लिए अपना अथक प्रयत्न किया, बिना किसी लोभ के, बिना किसी स्वार्थ सिद्धि की भावना के, और वो गुमनाम हो गए। पर क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी उन्हें याद रखने की? जैसे आज हर गली चौराहे पर, हर गांव में, ग्राम समाज की ज़मीन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक मूर्ति और उनके हाथ में देश के संविधान की प्रतीक एक पुस्तक और डांटती हुई तर्जनी उंगली क्या पूरे देश के हिंदू समाज को मुंह नहीं चढ़ाती? और अगर इसे उदार भाव से हिंदू समाज स्वीकार करता है तो तिलक तराजू और तलवार को जूते खाने से कोई क्यों रोके? ईश्वर भी तो उसी की रक्षा करता है ना जो स्वयं की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो हमने वो भावना ही अपने जीवन से मिटा दी है कि हम अपने पूर्वजों के त्याग की, तपस्या की स्वयं कदर कर सकते। देश का संविधान बना, आज बच्चा बच्चा जानता है कि भाई संविधान किसने बनाया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। क्या वास्तव में ये सच है? बहुत सारे लोग कमेंट कर देंगे, नहीं मैं जानता हूँ, वो BN राव ने बनाया था, उसको प्रेम नारायण राजादा जी ने लिखा था। लेकिन पिछले 70 सालों से और संविधान का जनक बाबा भीमराव अंबेडकर कहा जाता रहा। क्या कभी BN राव का नाम किसी बच्चे ने सुना भी है? अगर गूगल ना होता, इंटरनेट ना होता, अब गूगल और इंटरनेट भी उन्हीं लोगों के काम आएगा ना जो ये जानना चाहेंगे। तो आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कि इसे देख लीजिए, लाइक कर दीजिए या फिर एक कमेंट कर दीजिए और बात खत्म हो गई। इस वीडियो को जन जन तक इतना प्रेषित करना कि देश को मालूम पड़ना चाहिए कि भारत का संविधान भी किसी दलित ने नहीं, हिंदू सवर्ण लोगों ने लिखा था। हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि आप दलित और सवर्ण के बीच एक विभाजक रेखा खींच रहे हैं। ये रेखा तो आज़ादी के समय ही खींच दी गई थी। पिछले वीडियो में मैं उसका प्रमाण दे चुका हूँ। ये रेखा नहीं मिटा सकते आप। इस रेखा के दायरे में आप खुद को सुरक्षित रख पाए, यही बड़ी बात है। तो पहले तो जान लीजिए BN राव थे कौन। BN राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ जो विकिपीडिया पर जानकारी है BN राव के संबंध में। तो ये कितने शिक्षित थे, कितनी पढ़ाई इन्होंने कर रखी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ इनकी शिक्षा, इनकी योग्यता और इनको मिलने वाले पद और प्रतिष्ठा के संबंध में आप सारी जानकारी तो स्क्रीनशॉट से ले ही लेते हैं और उससे कंपेयर कर सकते हैं। जब विकास देवी कीर्ति जैसे लोग कहते हैं कि भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में बाबा साहब के जैसा कोई शिक्षित नहीं था। तो जहाँ तक बात शिक्षा की है, योग्यता की है, उसके बाद उसे मिलने वाले सामाजिक पद प्रतिष्ठा की है, तो सर BN राव उस जमाने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे। जहाँ तक बात उनकी शिक्षा की है तो चूँकि ब्रिटिश काल था तो अंग्रेजी तो एक सहज बात है कि उन्होंने पढ़ी होगी, तभी वो संयुक्त राष्ट्र तक पहुँच सके। और संस्कृत पर उनकी बहुत पकड़ थी, उच्च कोटि के विद्वान थे वो संस्कृत के। क्योंकि ब्राह्मण परिवार से थे तो संस्कृत सहज बात थी, उन्होंने पढ़ी थी।
ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान के लिए 1936 में इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था, क्योंकि भारत की विविधता और भारत की विशेषता के बारे में इनका ज्ञान था। बाद में फरवरी 1948 में इन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। इसी मसौदे को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा 144 बैठकों के बाद इसी मसौदे को थोड़ा सा संशोधित करके, परिमार्जित करके, कुछ नया जोड़ करके, कुछ पुराना हटा करके, और फिर उसी को भारतीय संविधान के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से भारत के संविधान के रूप में स्वीकार किया गया। आज हम जिस संविधान की बात करते हैं, इस संविधान का स्वरूप निर्धारण सर बी.एन. राव जी ने किया था। तो सर बी.एन. राव भारतीय संविधान के जनक हैं। भारतीय संविधान तैयार करने के लिए बी.एन. राव ने कानूनी व्यवस्थाओं का व्यापक शोध अध्ययन करने के लिए अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम की यात्राएं की। उन देशों के न्यायाधीशों, विधिवेत्ताओं और संवैधानिक कानूनों के उच्च स्तरीय विद्वानों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। संस्कृत भाषा के उच्च कोटि के विद्वान होने के कारण ही हिंदू कानून के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने भी इन्हीं से सहयोग लिया था। तो स्वाभाविक ही सर बी.एन. राव चूंकि मनवादी धर्मशास्त्रों के भी अधिकारी विद्वान थे, इसलिए भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करते समय उनका यह बहुमुखी ज्ञान, बहुमुखी प्रतिभा काम आई। जब कुछ लोग ये कह देते हैं कि भारत का कानून कई देशों की कानूनी व्यवस्थाओं का समावेश है, तो दरअसल वो किसी देश की कानूनी व्यवस्थाओं का समावेश नहीं है, क्योंकि भारत में एक आपात स्थिति थी और भारतीय समाज को चलाने के लिए एक तात्कालिक संवैधानिक व्यवस्था अनिवार्य थी, और इसलिए एक ऐसे विद्वान को नियुक्त किया गया था जो विभिन्न देशों की विधि व्यवस्थाओं को जानने वाला था। तो ये माना जा सकता है कि ये एक आपात स्थिति थी, लेकिन उस आपात स्थिति में भी इतने बड़े देश और इतनी बहुसंख्यक सांस्कृतिक और भाषाई स्वरूप वाले देश के लिए एक सर्वस्वीकृत संविधान बनाना, ये बाबा साहब जैसे संकीर्ण विचार वाले व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इतना बड़ा काम करने के लिए तो एक ब्राह्मण व्यक्ति ही चाहिए था, और बी.एन. राव ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अब हम बात करें कि भाई बी.एन. राव ने ये जो काम किया, इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें 25,000 रुपये उस समय दिया था, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे उनको क्या मिला? वो सारे के सारे मंत्री बने विभिन्न पदों पर। तो अगर बात करें मेहनताने की, तो बी.एन. राव को जो 25,000 रुपया दिया गया था, उस 25,000 रुपये का समायोजन तो उन यात्राओं में ही हो गया होगा जो भारतीय संविधान को बनाने के लिए बी.एन. राव ने विभिन्न देशों की थी। अब हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर बनाए गए। अन्य जो 6 सदस्य थे उनमें थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल माणिकदास मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतार। इनमें से अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, एन. गोपाल स्वामी अयंगर और के.एम. मुंशी ये 3 ब्राह्मण थे। बी.एल. मित्रा और डी.बी. खेतान ये दोनों कायस्थ थे, खत्री थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुसलमान थे। सैयद का वही स्थान है मुस्लिम समाज में जो स्थान हिंदुओं में ब्राह्मण का है, तो सैयद को भी ब्राह्मण माना जा सकता है। तो इस तरह जो कुल कमेटी थी उसमें बाबा साहब अम्बेडकर शूद्र वर्ण से थे, शेष 3 ब्राह्मण वर्ण से थे, सैयद मुस्लिम वर्ण से भी कुलीन वर्ग के थे, और 2 कायस्थ लोग थे।
बी.एन. राव इस ड्राफ्टिंग कमेटी के संवैधानिक सलाहकार थे। चूंकि संविधान का प्रारूप बी.एन. राव द्वारा पहले ही कर लिया गया था, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का काम सिर्फ तैयार मसौदे पर विचार विमर्श पर करना था, जिसके लिए 144 बैठकें की गई और अंततः ये संविधान भारत की संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी में 2 सदस्य ऐसे भी थे जिनके स्थान पर दूसरे सदस्यों को मनोनीत किया गया। बी.एल. मित्रा की जगह न्यायपति माधवराव, तो ये भी ब्राह्मण थे, और डी.पी. खेतान की जगह टी.टी. कृष्णामाचारी, ये भी ब्राह्मण थे। तो जो ये संविधान स्वीकृत हुआ, उस समय की जो ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थिति थी उसमें 5 ब्राह्मण थे, एक मुस्लिम था और एक शूद्र वर्ण से थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब अध्यक्ष होने के नाते सारा श्रेय ले गए संविधान निर्माण का, और ये जो 5 ब्राह्मण थे ये जूता खाने के लिए रह गए। ना तो देश की किताबों में ये बात कभी पढ़ाई गई, ना तो नागरिक शास्त्र में पढ़ाया गया, ना इतिहास में पढ़ाया गया, और अगर आज गूगल ना होता तो शायद कुछ गिने चुने लोगों को इसका पता होता। अब संविधान सभा में जब ये संविधान सबमिट हुआ, जब इसको मंजूरी मिली, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये स्वीकार किया। लेकिन चूंकि संकीर्ण हृदय थे, इसलिए उन्होंने संकीर्ण तरीके से ही इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने जो भाषण दिया था 25 नवंबर 1949 को समापन समारोह में, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे जो श्रेय दिया जाता है वो वास्तव में मेरा नहीं है, यह आंशिक रूप से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव का है, जिन्होंने मसौदा समिति के विचार के लिए संविधान का एक मोटा मसौदा तैयार किया था। यह जो आंशिकता उन्होंने लगाई, अरे भाई इसमें आंशिक क्या था? मसौदा तो पूरा का पूरा उनका ही तैयार किया हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर को अध्यक्ष होने के नाते सारा श्रेय मिला, और उस श्रेय को इतना बढ़ चढ़कर भुनाया गया कि आज भारत में गृहयुद्ध की स्थिति बनी हुई है उसी श्रेय को लेकर। और क्या कभी हमारे ब्राह्मण समुदाय, हमारे कायस्थ समुदाय ने, या फिर मैं कहता हूँ कि वो सारा का सारा सवर्ण समुदाय जो अम्बेडकरवादियों के निशाने पर रहता है, उसने उन 5 महापुरुषों के बारे में भी कोई चिंतन मनन किया? क्या जान लेना ही सब कुछ होता है? संविधान का लेखन किया प्रेम बिहारी नारायण राजादा जी ने, ये भी कायस्थ थे, और इस कार्य के लिए उन्होंने कोई भी शुल्क नहीं लिया। इसे कहते हैं त्याग। और ये सारे लोग गुमनामी के अंधेरे में चले गए, भारत ने इन्हें याद तक नहीं किया। क्या आज संकल्प लेगा हिंदू समाज कि इस जानकारी को एक आंदोलन बना दिया जाए? ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्यों को लेकर हिंदू समाज में एक नवजागरण हो। संविधान पर जो एक वर्ग विशेष का अधिकार सा हो गया है, से सभी 2 दर्जे के नागरिक रह गए हैं। क्या उससे निपटने के लिए इन तपह पुरुषों का मान सम्मान, अभिनंदन इत्यादि की परंपरा हिंदू समाज डालेगा? क्या बी.एन. राव की जयंती मनाई जाएगी? क्या प्रेम बिहारी नारायण राजादा को उनके कृत्य का सम्मान मिलेगा? ये प्रश्न भी है और ये निवेदन भी है कि ये कह देने से कि हमें विवाद को बढ़ाना नहीं चाहिए, विवाद खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, आप चाहें तो अपने पीढ़ियों की रक्षा कर सकते हैं, और चाहें तो इन पीढ़ियों को नरक भोगने के लिए छोड़ जाएं। धर्म आपकी तभी रक्षा करेगा जब आप धर्म की रक्षा करेंगे। इसलिए हिंदुओं, जागो, इस उदारता को अपना जीवन का लक्ष्य तो बनाकर रखो, लेकिन अर्जुन की तरह कायरता का प्रदर्शन ना करो।